क्या आपने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लकी भास्कर देखी है? अगर नहीं तो जरूर देखिए। लेकिन पहले इस मूवी के एक खास सीन के बारे में बात करते हैं। सीन में दिखाया जाता है कि मुख्य किरदार अपनी फैमिली के साथ एक ज्वेलरी शोरूम में जाता है। वह मारुति 800 में आता है, जो उस समय भी एक प्रीमियम गाड़ी मानी जाती थी। लेकिन शोरूम में उसे कोई खास तवज्जो नहीं मिलती। ड्राइवर्स भी उसे नजरअंदाज करते हैं और उसे अपनी गाड़ी खुद पार्क करनी पड़ती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक महंगी गाड़ी से एक और आदमी आता है। जैसे ही वह शोरूम के पास पहुंचता है, ड्राइवर्स तुरंत उसकी गाड़ी रिसीव करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और शोरूम का मालिक खुद बाहर आकर उसका स्वागत करता है। उसे जूस ऑफर किया जाता है। अब सोचिए, क्या सिर्फ गाड़ी की कीमत आपकी इज्जत तय करती है? वह आदमी पहले जैसे ही आता है, तब उसे पानी भी खुद लाने को कहा जाता है। लेकिन जैसे ही उसने महंगी गाड़ी खरीदी, सब कुछ बदल गया। यह सीन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सच में किसी की पहचान उसकी गाड़ी से तय करते हैं? क्या यह सच में जरूरी है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं वह महंगी हो ताकि लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए? क्या एक फील गुड मोमेंट्स के लिए लाखों खर्च करना सही है? आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जिस गाड़ी को मैं आज चलाता हूँ, उसे अफोर्ड करने में मुझे 13 साल की कड़ी मेहनत लगी। किसी को यह नहीं दिखेगा कि मैंने इन 13 सालों में क्या किया। लोग सिर्फ यह देखेंगे कि मेरी गाड़ी क्या है। क्या आपने भी अपने मन में एक ड्रीम कार बनाई है? तो आज हम बात करेंगे कि आपकी इनकम और सैलरी के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेना सही रहेगा। और अगले हिस्से में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि ड्रीम कार को अफोर्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा। यह वीडियो सिर्फ एक फाइनेंशियल लेसन नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। इसे पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सोचिए, क्या आप डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं? जरूर खरीदिए, लेकिन पहले समझिए कि भारत में बिकने वाली 60% गाड़ियां EMI पर खरीदी जाती हैं। अगर आप मिलियनियर लोगों का डेटा देखें, तो 10 में से 8 मिलियनियर अपनी गाड़ी डेट फ्री यानी बिना किसी लोन के चलाते हैं। यह एक ग्लोबल ट्रेंड है। लेकिन इंडिया में अगर 10 लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो उनमें से 6 लोग उसे फाइनेंस करते हैं। इसका मतलब है कि वह गाड़ी के लिए लोन लेते हैं और पूरी रकम कैश में नहीं देते। अब चलिए बात करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर की। अगर आप इसे फाइनेंस करते हैं, तो हर महीने आपको कितनी EMI पे करनी पड़ेगी? इसके लिए हम EMI कैलकुलेटर पर नजर डालेंगे और यह भी जानेंगे कि आपकी इनकम के हिसाब से यह गाड़ी खरीदने का सही तरीका है या नहीं। अब सवाल आता है, गाड़ी खरीदने का सही तरीका क्या है? यहाँ पर आता है 2410 रूल, जो एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल गाइडलाइन है। ये कहता है, गाड़ी खरीदते वक्त आपको उसकी कीमत का कम से कम 20% डाउन पेमेंट देना चाहिए। अगर लोन लेते हैं, तो उसकी रीपेमेंट अवधि 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ी पर होने वाला पूरा खर्चा, लोन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल, आपकी मंथली इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने की कमाई करता है। इस हिसाब से वो गाड़ी पर 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसमें EMI, फ्यूल और मेंटेनेंस सब शामिल है। अगर 5,000 रुपये में गाड़ी मैनेज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि उसे अब भी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इस स्थिति में बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर विकल्प होगा। अब सोचिए, अगर यही व्यक्ति अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जैसे 25,000 से 30,000 रुपए EMI में दे देगा, तो बाकी खर्च कैसे चलेगा? यहाँ पर आता है डेट टू इनकम रेशियो। बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां इसी आधार पर तय करती हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपकी EMI का कुल हिस्सा 45,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ बैंक का नियम है। असल जिंदगी में अगर आप ऐसा करेंगे, तो मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है। 5 मिनट का वो फील गुड फैक्टर जब आप 5 स्टार होटल की लॉबी में अपनी गाड़ी पार्क कराते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। असली मायने रखता है कि आप अपने बाकी खर्च कैसे मैनेज करते हैं और लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए दिखावे के चक्कर में बड़ी गाड़ी खरीदने से बचें और फाइनेंशियल समझदारी से काम लें। कई लोग सोचते हैं कि जितना बैंक लोन देने को तैयार है, उतना लोन लेना सही है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन हो। लेकिन सवाल ये है कि आपको लोन कितना लेना चाहिए? गाड़ी के मामले में एक सरल नियम कहता है कि आपकी इनकम का 10% से ज्यादा गाड़ी पर खर्च नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं लैंड रोवर डिफेंडर की। मान लीजिए आप 4 साल की अवधि के लिए 9.8% के एवरेज ब्याज दर पर लोन ले रहे हैं। इस गाड़ी की कीमत करीब 1,20,00,000 है और आपको कम से कम 20% डाउन पेमेंट देनी होगी, यानी 20 लाख रुपए। अब आपकी मंथली EMI करीब 2,50,000 रुपए होंगी। लेकिन ध्यान दें, गाड़ी पर सिर्फ EMI का खर्च नहीं होता, पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और अन्य खर्चे भी होते हैं। ये सारे खर्च मिलाकर आपकी मंथली कॉस्ट 3 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अगर आप 10% रूल फॉलो करें तो इसका मतलब है कि डिफेंडर खरीदने के लिए आपकी इनकम कम से कम 30 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। हालांकि बैंक आपके इनकम का 45% तक का लोन देने को तैयार हो सकता है। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए महीना है तो बैंक आपको डिफेंडर के लिए लोन दे देगा। लेकिन क्या ये सही फैसला होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए होगा और इससे आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। मैं आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने, जब हम दोनों बराबर पैसे कमा रहे थे, BMW खरीद ली, जबकि मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी ली। उसका पूरा पैसा गाड़ी पर खर्च हो गया और भविष्य के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं किया। गाड़ी सिर्फ एक जरूरत है, न कि आपकी पूरी इनकम खत्म करने का जरिया। अगर आप अपनी गाड़ी पर ही सारा पैसा खर्च करेंगे तो अपनी फैमिली, स्किल्स या फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या बचाएंगे? यह सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा हो तो क्या आप गाड़ी खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताना, घूमना और अपने जीवन के जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहेंगे। इसीलिए गाड़ी को इतनी अहमियत न दें कि वो आपकी जिंदगी का केंद्र बन जाए। अब आते हैं स्वीट स्पॉट पर। अगर आप ऑल्टो जैसी बेसिक गाड़ी खरीदते हैं तो ये भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि ये आपकी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगी। आप बारिश और धूप से बचेंगे, आराम से सफर करेंगे और परिवार के साथ सफर कर पाएंगे। मेरी माँ कहती हैं, घर फूंक कर तमाशा नहीं देखना चाहिए। ये बात गाड़ी खरीदने पर भी लागू होती है। धीरे धीरे बढ़ें और समझदारी से फैसले लें। अगर आप ऑल्टो लेते हैं और उसे 4 साल के लोन पर फाइनेंस कराते हैं तो भी आप सही दिशा में होंगे। अगर आपकी EMI 10,000 रुपए है तो आपको 20% और जोड़ने के बाद लगभग 12,000 से 13,000 का खर्च आएगा। अगर आप ये खर्च कर रहे हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि ऑल्टो जैसी एक साधारण कार को आप आराम से अफोर्ड कर सकें। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो शायद ये सही समय नहीं है नई कार खरीदने का। आप सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं, लेकिन नई कार नहीं। अब बात करते हैं स्वीट स्पॉट की, यानी उस टाइम की जब आप सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। जब आप नई कार खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही गिरने लगती है। 1 महीने में उसकी वैल्यू करीब 11% घट सकती है। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए की कार खरीदी तो 1 महीने बाद उसे बेचने पर आपको 90 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद तो उसकी वैल्यू 25% तक गिर जाती है और 3 साल के बाद ये 46% तक गिर सकती है। यानी 5 साल के बाद 1 करोड़ की कार की वैल्यू सिर्फ 40 लाख रुपए रह जाती है, क्योंकि गाड़ी डिप्रिशिएट होती है। अब सवाल ये है कि आपको कितने किलोमीटर तक चली हुई कार लेनी चाहिए। अगर कार 3 से 5 साल पुरानी है और करीब 40,000 से 50,000 किलोमीटर चली हुई है तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है, खासकर इंडिया में, जहां 50,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी में थोड़ा बहुत वियर एंड टियर आना शुरू हो जाता है। दुबई जैसे देशों में जहां रोड्स की कंडीशन बेहतर होती है, 1 लाख किलोमीटर तक भी गाड़ी आराम से चल सकती है। इसके अलावा इंडिया में सिर्फ 7% हाउस होल्ड्स के पास कार है, जबकि यूएस में ये आंकड़ा 92% है। पिछले 5 सालों में गाड़ियों के प्राइस 50% तक बढ़ गए हैं। इस बढ़ती डिमांड और दिखावे के कारण गाड़ी खरीदने का खर्च भी बढ़ गया है। अगर आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत रखना है तो आपको 2410 रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी अपनी मासिक EMI और अन्य खर्चों को अपनी इनकम के 10% तक सीमित रखें। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ट्रैक बेहतर रहेगा और आप बिना किसी तनाव के अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।